हम लोग का जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने यह समझा था कि ब्रीदिंग क्या है और जो ब्रीदिंग है उस ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि ब्रीदिंग के दौरान जो गैस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है उस गैस का हमारे शरीर के अंदर एक्सचेंज कैसे हो जाता है, विनिमय कैसे हो जाता है। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग रेस्पिरेशन को समझेंगे। हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन हमारे शरीर में कहाँ और कैसे संपन्न होता है और रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकलता है वह एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है और उस स्टोर एनर्जी से हमको एनर्जी कैसे मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों को आज के क्लास में समझना है। तो देखिए, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का क्या होता है। पहले यह देखिए, हमने जो भोजन किया उस भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। भोजन का होगा पाचन, इसका होगा डाइजेशन, भोजन पचेगा। यह भोजन कहाँ पचता है? तो हमारे शरीर में जो आहार नली है, एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में हमारा भोजन पच जाता है। जब भोजन पच जाता है उसके बाद उसका क्या होता है? तो जो पचा हुआ भोजन है वह हमारे एलिमेंट्री कैनाल के आहार नाल का एक हिस्सा होता है, छोटी आंत। उस छोटी आंत में उसका अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो भोजन पच गया, पचने के बाद उसका हुआ अवशोषण, एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद भोजन चला जाएगा हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में। जब भोजन हमारे ब्लड में जाएगा तब इसके बाद इसका स्थान कहाँ है, कहाँ चला जाता है भोजन। जैसे ही भोजन हमारे ब्लड में पहुंचता है यह ब्लड के साथ पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, चलने लगता है, पूरे शरीर में चलता है, पूरे शरीर में पहुंचता है, शरीर के हर हिस्सों में पहुंचता है। तो यह जो पचा हुआ भोजन है जब रक्त में पहुंचा तो रक्त में पहुंचने के बाद यह चला गया कहाँ? हमारे कोशिका में, हमारे सेल में, कोशिका में चला गया। पचा हुआ भोजन हमारे सेल में चला गया। अब सेल में भोजन गया तो इसका होगा क्या? भोजन का क्या होगा? अब सेल में जाने के बाद भोजन का यूटिलाइजेशन शुरू होता है, उपयोग शुरू होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो भोजन किया उस भोजन का पाचन हुआ, पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब हो गया और शोषित हुआ शरीर में, और शोषित होने के बाद रक्त में गया, रक्त में जाने के बाद हमारे कोशिका में गया, और कोशिका में गया तो इस भोजन का होगा यूटिलाइजेशन, इस भोजन का होगा उपयोग, इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। उपयोग, यूटिलाइजेशन, भोजन का होगा यूटिलाइजेशन, उपयोग। अब भोजन का उपयोग कैसे होता है? किस काम में हमने जो भोजन किया है वह भोजन पच के हमारे कोशिका तक आया है। अब यहाँ पर इस भोजन का उपयोग होना है तो उपयोग किस क्षेत्र में होगा, किस कार्य में इसका उपयोग होगा? तो भोजन का उपयोग होता है, एक पहला उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में भोजन का उपयोग होगा। एनर्जी प्रोडक्शन में मतलब ऊर्जा उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन में एनर्जी, इसका उपयोग होगा भोजन का। दूसरा होगा ग्रोथ एंड रिपेयर में, ग्रोथ एंड रिपेयर, वृद्धि और मरम्मती में, वृद्धि और मरम्मती में। यहाँ पर समझना है, शरीर को काम करना है, शरीर बहुत सारा काम करता है, शरीर के अंग काम करते हैं। इस सब कार्य को करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा मिलेगा कहाँ से? तो हमारे भोजन से मिलेगा।
हमारे शरीर में वृद्धि होनी है, विकास होना है। साथ ही साथ किसी कारण से अगर शरीर को हानि पहुंचता है, कहीं टूट फूट हो जाता है, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तो उसको मरम्मत भी करना है। तो ये मरम्मत करेगा कौन? तो हमारा भोजन करेगा। अब यहाँ पर समझना है कि भोजन का कौन सा कंपोनेंट, भोजन का कौन सा अवयव एनर्जी प्रोडक्शन करता है और कौन सा कंपोनेंट ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करता है। हमने यहाँ पर क्या समझा, इन सब बातों से हम क्या समझ रहे हैं? हम यह समझ रहे हैं कि हमने जो भोजन किया है उस भोजन का पाचन होता है। भोजन हमारे आहार नली में, एलिमेंट्री कैनाल में पचता है। पचने के बाद हमारी छोटी आंत में उस भोजन का अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत के द्वारा उस भोजन को सोख लिया जाता है और वह अवशोषित भोजन कहाँ चला जाता है? तो हमारे रक्त में चला जाता है। रक्त के बाद भोजन कहाँ जाएगा? क्या भोजन रक्त में ही रह जाएगा? नहीं, भोजन रक्त से होते हुए हमारे कोशिका में पहुंचता है, जहां पर इस भोजन का यूटिलाइजेशन होता है, इस भोजन का उपयोग होता है। और यह जो भोजन का उपयोग हो रहा है, हमने जो भोजन किया वह भोजन हमारे शरीर में पचा, पचने के बाद रक्त में गया, रक्त के बाद हमारे कोशिका में गया और कोशिका में भोजन का उपयोग शुरू हुआ। यह जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं हम लोग एसिमिलेशन। इसको कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हिंदी में इसको कहते हैं स्वांगीकरण। तो भोजन का स्वांगीकरण हुआ, उसका उपयोग हुआ। अब भोजन का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ? भोजन का उपयोग कहाँ हुआ, कहाँ होता है, किस कार्य में भोजन का उपयोग होता है? तो भोजन का उपयोग होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, ऊर्जा के उत्पादन में। क्योंकि हमको काम करना है, हमारे शरीर के अंगों को काम करना है, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जो भोजन आप खाए हुए हैं वह भोजन पच करके एनर्जी देता है। अब कौन सा कंपोनेंट एनर्जी देगा इसको बताएंगे। और ग्रोथ एंड रिपेयर में, वृद्धि और मरम्मति में, शरीर में वृद्धि होना है, विकास होना है, शरीर के किसी कोशिका में, किसी ऑर्गन में, शरीर में कहीं भी कोई क्षति पहुंच गया है, कोई टूट फूट हो गया है, तो उसका मरम्मत कौन करेगा? तो जो आप भोजन किए हैं वह भोजन उसका मरम्मत करता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर हमको मदद कर रहा है। और उसके बाद हम लोग यहीं से निकलेंगे तो चलेंगे श्वसन के संबंध में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एनर्जी जो प्रोडक्शन हो रहा है, यह एनर्जी प्रोडक्शन भोजन के किस कंपोनेंट से हो रहा है। हमने जो भोजन किया है उस भोजन में बहुत सारे अवयव है, कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, यह सब भोजन के अवयव है। उस भोजन के अवयव में से भोजन का कौन सा अवयव, कौन सा कंपोनेंट हमको एनर्जी देता है। यहाँ देखना है कि उस भोजन के अवयव में से कंपोनेंट में एनर्जी प्रोडक्शन में, यह जो एनर्जी प्रोडक्शन, भोजन का उपयोग है एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन में कौन सा? तो आप जानिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट। यह भोजन में मुख्य रूप से एनर्जी देता है। हमको जो एनर्जी मिलता है, हम जो काम करते हैं उसके लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वह ऊर्जा भोजन के किस कंपोनेंट से आया? तो वह ऊर्जा आया कार्बोहाइड्रेट से और फैट से आया। अब यहाँ पर देखना है कि एनर्जी का जो अच्छा स्रोत है, सोर्स है, वह कौन है। एनर्जी का स्रोत, अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है, फैट को नहीं माना जाता है। देखिए, फैट से भी एनर्जी मिलता है। फैट से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक एनर्जी मिलता है। यह ज़्यादा एनर्जी देता है, यह कम एनर्जी देता है, लेकिन इससे एनर्जी लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसे इसका डाइजेशन ही डिफिकल्ट होता है, एनर्जी भी इसे डिफिकल्टी से मिलता है, बशर्ते कि यह ज़्यादा एनर्जी देता है। यह चीफ सोर्स है एनर्जी का, आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला सोर्स है, इसीलिए इसको हम लोग मेन सोर्स एनर्जी का मानते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे एनर्जी, और हमको पढ़ना भी है एनर्जी प्रोडक्शन किससे? कार्बोहाइड्रेट से।
हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह पच करके डाइजेस्ट हो करके ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज बनाएगा और इसी ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है। कैसे मिलता है इसी को हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भोजन का जो उपयोग है वह एनर्जी प्रोडक्शन में है, ऊर्जा उत्पादन में है। ऊर्जा उत्पादन में भोजन का कौन सा कंपोनेंट सहयोगी है? ऊर्जा उत्पादन में भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट यह सहयोगी होता है। कार्बोहाइड्रेट चीप सोर्स है, अच्छा सोर्स है एनर्जी का, इसीलिए इसको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। हम लोग को पढ़ना भी है कि हमको इससे एनर्जी कैसे मिलेगा। दूसरा चीज है भोजन के उपयोग में वृद्धि और मरम्मति। हमारे शरीर में वृद्धि विकास होना है, वृद्धि विकास शरीर का हो रहा है और शरीर का मरम्मति भी हो रहा है। तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट है? तो इसके लिए कंपोनेंट है, इसके लिए है प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यह सब जो है मिनरल्स, यह सब शरीर में वृद्धि और विकास करता है। वृद्धि विकास और शरीर को मरम्मति, शरीर का मरम्मति भी करता है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है? यहाँ पर हमको पढ़ना है कि हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसी को हमको श्वसन में देखना है। तो आइए देखते हैं कि ग्लूकोज से हमको कैसे एनर्जी मिलता है। आइए समझते हैं इस चीज को। ग्लूकोज कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे एनर्जी मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा हमको सेल को समझना होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा सेल को देखते हैं। सेल को देख करके तब समझते हैं कि इससे एनर्जी कैसे मिलेगा। आप जानते हैं कि हमारे सेल में सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। हमारे सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह सेल है, यह हमारा सेल है और इस सेल में एक न्यूक्लियस है और यह सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। यह सब साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में फ्लूइड पार्ट्स होते हैं, तरल पार्ट्स होते हैं। इसको देखिए, यह है साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। हिंदी में इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इस कोशिका द्रव में तरल पार्ट होते हैं, तरल भाग है, फ्लूइड पार्ट। और इसमें सॉलिड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं। इसमें आप देखिएगा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर में देखिएगा कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है। यह सब स्ट्रक्चर भी इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट होता है, तरल भाग होता है, उसको कहते हैं साइटोसोल। और इसमें जो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठोस भाग होते हैं, या इसको कहिए जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। यह कहलाता है सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर हमको माइटोकॉन्ड्रिया को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। यहाँ हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि मेरा जो साइटोप्लाज्म है, हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में फ्लूइड पार्ट होते हैं, तरल भाग होते हैं, मतलब लिक्विड की तरह यह दिखेगा आपको। तो यह जो लिक्विड का पार्ट है, तरल भाग है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। और इसी तरल भाग में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और उसका नाम अभी आपको हम बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, यह सब। तो इसमें हमको देखना है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि इसमें फ्लूइड पार्ट साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर हम आपको बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यह माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और भोजन पच चुका है,
हमारे शरीर में भोजन पचा है और कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज बनाया है, और ग्लूकोज कहाँ पहुँचा है? अभी आपको बताया कि सब भोजन पच के हमारे कहाँ आता है? हमारे सेल में आता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा? इस सेल में क्या होगा? अभी ग्लूकोज कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं है। अभी तो यह ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के फ्लूइड पार्ट्स में, साइटोसोल में। अब इस साइटोसोल में क्या होगा इस ग्लूकोज का? अब यहाँ पर देखिए इस ग्लूकोज का साइटोसोल में क्या होगा। आइए यहाँ देखिए साइटोसोल में क्या होगा इस ग्लूकोज का। जो साइटोसोल है उस साइटोसोल में, इन साइटोसोल, इस साइटोसोल में क्या होता है? हमारे सेल में जो ग्लूकोज है, यहाँ देखिए हमारे सेल में जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में यह ग्लूकोज टूट जाता है। यह कहाँ हो रहा है? यह काम ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना कहाँ हो रहा है? तो साइटोसोल में हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म के फ्लूइड पार्ट में हो रहा है। अब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑक्सीजन यहाँ पर जरूरी नहीं है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यह काम होता है। साइटोसोल में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में, कोशिका द्रव के साइटोसोल में ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरुविक एसिड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, तो यह हो गया ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुआ। तो जो भोजन हम किए थे, जो भोजन हमारे शरीर में ग्लूकोज, हमारे शरीर में, हमारे कोशिका में जाके बैठा हुआ है ग्लूकोज, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड में टूट गया। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? तो यह पायरुविक एसिड यहाँ पर बना हुआ है, पायरुविक एसिड, यह पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आया है? तो पायरुविक एसिड आया है। पायरुविक एसिड, यह पायरुविक एसिड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी में टूट जाता है, ऊर्जा में टूट जाता है। और यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो यह जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी में टूट गया। अब यह जो काम होता है, जब 11th में जाइएगा तो पढ़िएगा, एक साइकिल के रूप में होता है। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। इस नाम को सिर्फ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर हमको इस प्रोसेस में क्या मिला? तो एनर्जी मिला। कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, इसको समझिए। हम लोग देख रहे हैं कि हमने जो भोजन किया था वह भोजन, उसमें जो भोजन के जो कंपोनेंट थे कार्बोहाइड्रेट, वह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बनने के बाद चला गया कहाँ? हमारे कोशिका में जाके बैठा हुआ है। एक कोशिका में ग्लूकोज बैठा हुआ है। अब यह ग्लूकोज कोशिका के साइटोप्लाज्म के फ्लूइड पार्ट में, तरल भाग में, साइटोसोल में, यह ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरुविक एसिड में बदल गया। जो ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म में है वह ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरुविक एसिड में बदला। इस प्रोसेस को कहेगा ग्लाइकोलिसिस। अब यह जो पायरुविक एसिड है वह माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी में यह पायरुविक एसिड टूट गया, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कौन चीज? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन है क्या? रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान ऊर्जा निकलता है, जिसके दौरान हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना यह ब्रीदिंग है, रेस्पायरेशन में सहयोगी है, लेकिन श्वसन नहीं है। श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह जो श्वसन की क्रिया है यह कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया देखिए हमारे कोशिका के अंदर संपन्न हो रही है। श्वसन की क्रिया हमारे कोशिका के अंदर संपन्न होती है, इसीलिए श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है यह कोशिका के अंदर संपन्न होता है। श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है, इसीलिए इसको हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसको एक बार से और हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। देखिए हमने जो भोजन किया है वह भोजन पच करके, उस भोजन का कार्बोहाइड्रेट पच करके चला गया, ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज बन के कोशिका में चला गया। कोशिका में वह जाकर के पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड में टूटा। वह पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। कोशिका में जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया में आया और माइटोकॉन्ड्रिया में वह पायरुविक एसिड टूट करके एनर्जी देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी निकला, इस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं अपने काम। जितना एनर्जी बच जाएगा, एनर्जी निकला है उससे हम लोगों ने अपना काम किया, कार्य करने की शक्ति दे रहा है हमको। लेकिन जो एनर्जी बच गया वह एनर्जी स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर इसको समझिए, जो एनर्जी श्वसन के दौरान निकला है वह एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, बच जाएगा? वह एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर रहता है। एटीपी, इसको हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में स्टोर रहेगा यह एनर्जी। अब देखिए एटीपी क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है एटीपी। अब यहाँ पर यह एटीपी में बना कैसे? यह एनर्जी जो निकला रेस्पिरेशन के दौरान, जो यह एनर्जी निकला, यह एनर्जी एटीपी में ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, एटीपी में कैसे बदल गया? तो देखिए हमारे सेल में एडीपी होते हैं, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और साथ ही साथ हमारे सेल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। तो एडीपी हमारे कोशिका का फॉस्फेट, और जो एनर्जी यहाँ पर निकला है वह एनर्जी यह सब मिल करके बना लेता है कौन चीज? एटीपी। एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है हमारे कोशिका में। अब हमको जरूरत है एनर्जी का, तो यह एटीपी अब टूटेगा। कैसे टूटेगा? सो देखिए, यह एटीपी टूटता है किस चीज में? एडीपी में, फॉस्फेट में और एनर्जी में टूटेगा। इस एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पहला चीज। दूसरा चीज, रेस्पायरेशन कहाँ संपन्न होता है? तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, हर कोशिका में रेस्पायरेशन संपन्न होता है। रेस्पायरेशन की क्रिया हमारे शरीर के कोशिका में संपन्न होती है। बहुत से बच्चों को यह लगता है कि रेस्पायरेशन की क्रिया फेफड़ा में होता है।
फेफड़ा में गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है, लेकिन रेस्पायरेशन वह नहीं होता है। रेस्पायरेशन हमारे कोशिका में संपन्न होता है। कोशिका में कहाँ कहाँ रेस्पायरेशन संपन्न होगा? तो हमारे कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट में होगा रेस्पायरेशन का कुछ पार्ट, वहाँ पर होगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? यह जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंट में पायरुविक एसिड में बदल जाता है, तो यह प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो यहाँ जो ग्लूकोज हमारे शरीर में जो ग्लूकोज जमा है, हमारे कोशिका में जो ग्लूकोज जमा है, वह ऑक्सीजन के अब्सेंस में हमारे साइटोसोल में, कोशिका द्रव के लिक्विड पार्ट में पायरुविक एसिड में बदल जाता है। और वह पायरुविक एसिड कहाँ आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। वहाँ ऑक्सीजन के, माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी में बदल जाएगा। तो हमको एनर्जी मिल गया और इस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं रेस्पायरेशन। दूसरा चीज यह देखना है कि हमको जो एनर्जी मिला, क्या यह एनर्जी पूरा एनर्जी हम लोग यूज कर पाते हैं? तो हो सकता है कि हम लोग पूरा एनर्जी यूज कर ले, हो सकता है कि कुछ एनर्जी यूज किए, कुछ रह गया। तो जो एनर्जी बच गया वह एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारे शरीर में स्टोर रहेगा। एटीपी क्या है? तो एक मॉलिक्यूल है, एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, इस रूप में स्टोर रहता है। अब हमको जरूरत होगा, पहले यह देखिए कि एटीपी कैसे बन जाता है। तो एटीपी हमने, हमारे कोशिका में एडीपी होते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और फॉस्फेट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं। और साथ साथ रेस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी मिला हुआ है, यह एनर्जी एडीपी, फॉस्फेट और यह एनर्जी मिल करके क्या बना देता है? एटीपी, और इसी फॉर्म में वह स्टोर आता है। जब हमको जरूरत होगा एनर्जी का, या एटीपी के रूप में एनर्जी हमारे कोशिका के अंदर स्टोर हो गया, जब जरूरत होगा तो यह एटीपी टूट जाएगा एडीपी में, फॉस्फेट में, और फिर एनर्जी मिलेगा। और इस एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। कुल मिलाकर के हमने यहाँ देखा कि रेस्पायरेशन क्या है। तो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।